हमने खेती सीखी और उसके बाद राजतंत्र आ गया और राजतंत्र के बहुत लंबे लहूलुहान इतिहास के बाद हमने लोकतंत्र रहा। तो मुझे लगा जब मैं इतिहास को थोड़ा सा गहराई से पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसमें से कुछ चैप्टर इतिहास में जानबूझ के भुला दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, छुपा दिए गए हैं या उलझा दिए गए। और उसमें से एक चैप्टर मैं आपके सामने बीच में से शेयर करना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से। आपने बुद्ध की कहानी कही, मैं भी बुद्ध की कहानी कहता हूं। और उसमें से स्वराज कैसे निकलता है, ये समझ कैसे निकलती है। और उस समय स्वराज क्या था, उसमें लोकतंत्र क्या था। जब चारों तरफ राजतंत्रों का जाल फैल रहा था तब भी भारत में लोकतंत्र और जनतंत्र फैल रहे थे। कहानी है कि अजात शत्रु नाम का मगध का राजा, बिंबिसार का पुत्र, अपने पड़ोस के वज्जी गणतंत्र के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने राज्य विस्तार का हिस्सा बनाने के लिए की इच्छा और मंशा से चला। परंतु उसके लिए उस समय ये रिवायत थी कि अपने पूज्य पुरुषों का आशीर्वाद लेने, मार्गदर्शन लेने, आशीर्वाद लेने जाया जाता। तो महामंत्री वत्सकार और बुद्ध और अजातशत्रु दोनों बुद्ध के पास गए और उन्होंने युद्ध की अपनी मंशा जाहिर की और उनका आशीर्वाद मांगा, उनका मार्गदर्शन मांगा। अब बुद्ध दुनिया के हिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तक, तो उन्होंने क्या अहिंसा का उनको उपदेश दिया होगा। उन्होंने क्या उपदेश दिया, ये कहानी। तो जैसे ही अजातशत्रु ने ये बात रखी तो बुद्ध ने आनंद की तरफ देखते हुए कहा कि आनंद, मैंने सुना है, क्या ये जो वज्जी गणराज्य जिसमें 7,777 राजा हैं, वहां राजा का मतलब वंशागत राजा नहीं, जो लोगों के द्वारा, गांव के द्वारा, लोक निर्णय के द्वारा सामूहिक रूप से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको भी राजा कहा जाता है। तो वज्जी गणराज्य के जो सभी नेतागण हैं, क्या वो आपस में निरंतर मिलते रहते हैं? और अगर मिलते हैं तो क्या उसमें पर्याप्त मात्रा में जो सारे प्रतिनिधि हैं गणतंत्र के, एक होता है गणतंत्र, एक होता है गणतंत्रों का समूह, तो 7,777 राजाओं का मिलके 8 अलग अलग गणतंत्रों का एक समूह था जिसको वज्जी गणतंत्र कहते हैं। जैसे कन्फेडरेशन बोलते हैं ना, G8, G17, उस समय G20, उस समय भी भारत में अलग अलग जो गणतंत्र थे, उन गणतंत्रों के जो समूह है, जो सबसे शक्तिशाली समूह था, उसका नाम था वज्जी गणतंत्र। उसमें राजा नहीं थे, वंशागत तरीके से प्रतिनिधि नहीं चुना जाता था, लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता था, उनके द्वारा संचालित जो गणराज्य था। तो उन्होंने कहा क्या ये आपस में मिलते हैं? क्या जब मिलते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में लोग शामिल होते हैं? और जब लोग शामिल होते हैं तो क्या सबको अपनी अपनी बात पूरी तरह से कहने का मौका मिलता है? तो आनंद ने जवाब दिया, हाँ बनते, मैंने ऐसा सुना है कि वज्जीगण समूह के सभी नेतागण निरंतर मिलते हैं और पर्याप्त संख्या में मिलते हैं और सभी को अपनी अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर मिलता है और उनको सुना जाता है। तो बुद्ध आगे पूछते हैं, अगर ऐसा है तो वज्जी गणतंत्र का उत्थान है, ह्रास नहीं है, यानी वो विजित ही रहेगा, वो पराजित नहीं होगा। ये कौन सुन रहा है? अजातशत्रु, जो युद्ध की
की अभिलाषा रखता है, विजय की अभिलाषा रखता है। तो फिर बुद्ध यहाँ रुकते नहीं है, वो कहते हैं कि जब तो निर्णय कैसे लेते हैं? क्या निर्णय लेने से पहले सभी को अपनी बात पूरी तरीके से कहने का मौका मिलता है, उसके ऊपर अपना वाद विवाद होता है, और निर्णय जब तक सभी सहमत ना हो तब तक निर्णय नहीं लिया जाता। मैंने ऐसा सुना है। तो आनंद कहते हैं, हाँ बनते, मैंने ऐसा ही सुना है कि सबको अपनी बात कहने का पूर्ण मौका मिलता है। जब वो अपनी सभी बात कह लेते हैं, ठीक है, और सब सहमत हो जाते हैं, तो सब सहमति से वो निर्णय लिया जाता। उससे पहले कोई भी निर्णय मान्य अमल में नहीं किया जाता। तो बुद्ध कहते हैं, बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो वज्जी गणतंत्र का उत्थान है, ह्रास नहीं है। तो बुद्ध आगे सवाल पूछते हैं, तो क्या जब ये राजा मिलते हैं तो उसमें उस गणतंत्रों के जो वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन हैं, अनुभवी लोग हैं, क्या उनको भी सुना जाता है? क्या उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है जो अनुभव लोग हैं? लोग कहते हैं, हाँ बनते, हमने ऐसा ही सुना है, सभी बड़े बुजुर्गों को अपनी बात पूरी कहने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तो अगर ऐसा है तो वज्जी गणराज्य का उत्थान है, ह्रास नहीं है। तो आगे बुद्ध पूछते हैं, क्या उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है? क्या उनकी भी राय ली जाती है? क्या उनका भी सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है? तो कहते हैं, हाँ बनते, मैंने ऐसा ही सुना है। तो अगर ऐसा है तो वज्जी गणराज्य का उत्थान है, ह्रास नहीं है। अगला एक और प्रश्न करते हैं बुद्ध, तो क्या मैंने सुना है, क्या ये सही है कि वज्जी गणराज्य में अलग अलग गणराज्यों के लोग बिना किसी भय से आ सकते हैं और उनको सुरक्षा और सम्मान प्राप्त रहता है? तो कहते हैं, हाँ बनते, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग गणराज्यों के लोग वहां अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए आ सकते हैं और उनको सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाता है। तो वो बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसा है तो वज्जी गणराज्य का बनेगा। तो उसके लिए बहुत सारे धर्म, जैसे आपने कहा नियम बनेंगे, समाज के होंगे, तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, वो यही नियम है। और भारत में के इतिहास में, क्योंकि हम जिस इतिहास को पढ़ रहे हैं उसमें केवल राजाओं का इतिहास लिखा गया, गणराज्यों का इतिहास नहीं लिखा गया। राजाओं की व्यवस्था, राजाओं के युद्धों का वर्णन तो किया गया, उनकी हिंसाओं का वर्णन किया गया, उनके अच्छे कामों का भी वर्णन किया गया, परंतु समाज कैसे रहता था, समाज कैसे काम करता था, गांव कैसे काम करता था, गांव के लोग कैसे थे और पूरे के पूरे समाज की व्यवस्था कैसे करती थी, क्योंकि राजा का काम तो सुरक्षा मात्र था, ठीक है, व्यवस्था को बनाना, व्यवस्था को चलाना और व्यवस्था में बने रहना, जल जंगल जमीन की रक्षा संवर्धन करना, ये समाज का काम था। शिक्षा का काम समाज का काम था, स्वास्थ्य का काम समाज का काम था और न्याय का काम भी समाज का काम था। पूरा का पूरा जो समाज था वो गांव के द्वारा और सर्वसहमति से निर्देशित सुनिश्चित था। वहां चुनाव नहीं था, वहां चयन था, श्रेष्ठ का चयन, वहां सिलेक्शन था, वहां इलेक्शन नहीं था। उस पद्धति को भारत ने कम से कम, जो इतिहास मिलता है, कम से कम नहीं तो 1000 साल का इतिहास ये कहता है कि भारत में राजा कम हुए, गणतंत्र ज्यादा हुए। और फिर हमने केवल कहानी इतिहास में उनकी पढ़ी कि जिन्होंने गणतंत्रों को हरा दिया। कहानी अभी अधूरी है। ये 7 अलग बार बुद्ध ने क्या कहा, अलग अलग सवालों पूछ के क्या कहा कि वज्जी गणराज का उत्थान है, ह्रास नहीं है।
तो 7 बार जब बुद्ध ने कह दिया और अजातशत्रु ने कहा तो उसका मन बैठ गया कि अगर बुद्ध कह रहे हैं तो ये मैं उसको जीत नहीं सकता। वो प्रणाम करके, ठीक है, गिरे हुए मनोबल के साथ वहां से उठ के चला। तो उसका महामंत्री जो था वो समझ गया कि राजा की युद्ध की जो इच्छा है वो मर रही है। तो उसने कहा, अब देखिए क्या कहा वस्त्रकार ने। वस्त्रकार कहता है कि अगर बुद्ध कह रहे हैं तो सच ही होगा, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो महापुरुष हैं, वो तो बुद्ध है। ठीक है, अगर बुद्ध ने वो 7 कंडीशन बोली हैं तो उन्होंने क्या किया, उनके बात को 7 भागों में बांटा। तो उन्होंने कहा अगर सब लोग निरंतर मिलेंगे, पर्याप्त संख्या में मिलेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा, और जब तक सबको नहीं सुनेंगे उससे तब तक सहमत नहीं होंगे तब तक निर्णय नहीं होगा। जब तक सभी बड़े बुजुर्गों की पूर्ण राय मार्गदर्शन लिया जाएगा, स्त्रियों की राय और उनका सम्मान भी सुनिश्चित किया जाएगा, और दूसरे राज्यों का आने वाले लोगों को भी सुरक्षा सम्मान प्राप्त रहेगा। यही कहा ना, जब तक ये है तो गज्जी गणराज्य क्या है, अजय है, उसको अजय कहा गया। तो कहता अगर ये 7 कंडीशन ना रहे तो वस्त्रकार ने क्या कहा, अगर ये 7 कंडीशन ना रहे तो वज्जी गणराज्य अजय नहीं रहेगा। यहां से एक नीति, बुद्ध ने जहां नीति रखी उस नीति के ऊपर एक कूटनीति का निर्माण हुआ। वस्त्रकार और अजातशत्रु मगध वापस आते हैं। वस्त्रकार अपनी राज सभा में बुद्ध का और वज्जी गणराज्य का गुणगान करना शुरू करता है, उद्देश्य पूर्वक, ढोंग पूर्वक। और अजातशत्रु गुस्से होकर उसको अपनी, जैसे भविष्य को लात मार के निकाला गया, उन्होंने भी वस्त्रकार को राज्य से निकाल गया, और वस्त्रकार वहां से निकल के कहां जाता है, वज्जी गणराज्य। और वहां रह के उनका विश्वास जीत के, उनके मध्य रह के उनका विश्वास जीत के वो क्या करता है, एक एक करके वो 7 चीजों को तोड़ देता है। कि राजा मिलने जब आते हैं तो उनके बीच में छोटे मोटे मन मुटाव को वो बड़ा कर देता है, बहस को अलग रुख दे देता है, सहमतियों में से असहमतियों को बड़ा कर देता है, और बड़े बुजुर्गों को की राय को अनदेखा कर देता है, और स्त्रियों का अपमान सुनिश्चित कर देता है, और बाहर से आने वाले यात्रियों को असुरक्षित कर देता है। और धीरे धीरे वज्जी गणराज्य की जो एकता थी, जो अजय कंडीशन थी, वो धीरे धीरे टूट जाती हैं। जब वो टूट जाती हैं, वो मगध राज को आदेश को संदेश भेजता है कि अब वज्जी अजय नहीं है, और वो आक्रमण करता है। वज्जी गणराज्य छिन्न भिन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके साथ भारत की धरती पर गणतंत्र का ह्रास शुरू होता है। वो बुद्ध के जमाने में शुरू हुआ था, फिर भी गणतंत्र लड़े रहे, और गुप्त काल से लेके महाराज हर्षवर्धन के काल तक ये गणराज्य किसी ना किसी रूप में भारत में बसे रहे, उनकी व्यवस्थाएं बसी रही, उनके सिक्के भी मिलते हैं, उनकी सदियां भी मिलती हैं। परंतु हमारे इतिहास ने क्या किया, इस हमारे जो स्वर्णिम इतिहास को, बिल्कुल सामाजिक इतिहास को, सामाजिक व्यवस्थाओं के इतिहास को केवल और केवल चंद राजाओं के इतिहास में बदल के हमारे सामने परोसा। अपवाद के रूप में नहीं, एक दृष्टि के रूप में आपके सामने रखता हूं। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण किसकी कथा है? मैं तुलसीदास की रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाल्मीकि रामायण की कथा की बात कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में
3 राज परिवारों की कथा है। अयोध्या, मथिला और लंका। तो 3 राजाओं का आपस में संबंध और युद्ध की कथा है। तब तो राजा आपस में लड़ रहे हैं, वहां से समाज गायब है, लोग गायब हैं। हम महाभारत पढ़ते हैं तो किसकी कथा है? एक ही राज परिवार के अंदर की कथा है, जहां भाई भाई, पितामह, चाचा, ताया, काका, सगे भाई, सौतेले भाई आपस में रह सकते नहीं। बेटा, आपको यहां के बैठना है, आ जाओ। तो इसकी कथा है। तो मैं ये पूछता हूं कि समाज की कथा कहां है? तो समाज की व्यवस्था कहां है? तो वहां देशों की बात है, विदेशों की बात है, राजाओं की बात है, युद्धों की बात है, सेनाओं की बात है, परंतु वो तो कभी कभी अपवाद रूप में होती है। परंतु जो सामान्य समाज कैसे रहता था, कैसे वो समाज चलता था कि भारत, जहां राजा कोई भी रहे, देशी रहे या विदेशी रहे, स्वधर्मी रहे, भारतीय धर्म का रहे या विदेशी धर्म का रहे, परंतु उसकी जीडीपी 2000 साल के इतिहास में राजा कोई भी रहे 24% से कम नहीं हुई थी अंग्रेजों के आने से पहले तक। वो क्या राजा पैदा कर रहा था इतना धन, इतनी संपदा, इतनी समृद्धि? यहां पे इतने धर्म फैले, इतने दर्शन फैले, इतनी शिक्षा फैली, इतना स्वास्थ्य फैला, इतना ज्ञान विज्ञान फैला, इतना व्यापार फैला, क्या वो राजा कर रहा था या यहां का समाज कर रहा था? यहां की समाज व्यवस्थाएं कर रही थी। उसकी बात कहां है? उसका तथ्य कहां है? उसकी समझ कहां है? तो जनता सरकार मोर्चा, जब हम जनता कह रहे हैं तो हम सरकारों की बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम समाज की बात कर रहे हैं। हम 150 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। हम धरती पे के 15% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहे। तो जब हम समाज कहते हैं तो हमारी समाज की परिभाषा क्या है? हमारी समाज की परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे समाज की परिभाषा वो है, वो कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि समाज बहुआयामी होता है तो उसकी बहुआयामी बहुदृष्टि से समझ हो सकती है। तो उसकी एक समझ ये हो सकती है जिसमें चारों धर्म नहीं, सभी धर्म के मानने वाले लोग एक साथ आपसी सहकार के साथ रहते हैं, वो समाज। जिसमें एक वर्ण नहीं, 2 वर्ण नहीं, चारों वर्ण के लोग एक साथ, अगर वर्ण व्यवस्था में मानते हैं तो चारों वर्ण के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ समरसता के साथ रहते हैं, वो समाज। और जिसमें 18 जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, वो समाज। जिसमें 36 बरादरी के लोग एक साथ रहते हैं, वो समाज। और जिसमें 72 कलाओं को जानने वाले, जीने वाले और सभी विद्याओं को जीने और जानने वाले लोग एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व में जीते हैं, सहकार में जीते हैं, वो समाज है। हम उस समाज की बात कर रहे हैं। यह हमारी समाज की परिभाषा। इससे कम में समाज नहीं हो सकता। चलिए हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आजकल पॉपुलर किया जा रहा है उसके संदर्भ में बात कर दें कि एक गांव को बसने के लिए, विकसित होने के लिए और समृद्धि के साथ जीने के लिए, शांति के साथ जीने के लिए सभी 72 कलाओं की जो उस समय प्रचलित थी उनकी जरूरत होती है। मिलकर उत्पादन करेंगे। मान लीजिए कल प्रेरणा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल किया कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। उसमें डॉक्टर स्वास्थ्य का रूपक है या सफाई कर्मचारी? अगर सफाई कर्मचारी होगा तो लाख डॉक्टर मिलके भी स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते। अगर सफाई कर्मचारी अपना काम सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कर रहा है तो हमें शायद डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। अगर पड़े वो अपवाद है। तो डॉक्टर हमारी मजबूरी है, उपलब्धि नहीं है।
उसी तरह से अगर हम बात करें कि गांव में से अगर मोची ना हो, एक गांव में मोची ना हो तो क्या होगा? एक गांव में अगर भंगी ना हो तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो उस समय के समाज, जब एक गांव में भंगी नहीं होता था, मोची नहीं होता था, नाई नहीं होता था, चमार नहीं होता था, रंगरेज नहीं होता था, कुम्हार नहीं होता था, लोहार नहीं होता था, ब्राह्मण नहीं होता था, तो वो समाज क्या करते थे? वो तलवार लेके निकलते थे, उसको लूट के लाते थे। हेलो, तो क्या करते थे? तो बहुत सारे हमारे ही पिछले 100-150 साल में जिन लोगों की स्मृतियां, वो कहते थे कि वो समाज मिल के, वो समाज जिसमें किसी एक समाज के लोग, किसी एक कला के लोग, किसी एक विद्या और कुशलता के लोग जिनकी उनको जरूरत है, उसकी जरूरत होती थी, वो उस समाज के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो मिल के दूसरे गांव में जाते थे और उनसे याचना करते थे, मांगनी करते थे और उनको आश्वस्त करते थे कि हमको भी एक परिवार दीजिए और हम उसकी पूर्ण जिम्मेवारी हम स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान की, सम्मान की और उनकी सारी जरूरतों को हम पूरा करने की समृद्धि करते हैं। और उस समाज के उस व्यक्ति को वो समाज उनको अर्पित करता था और वो परिवार आके बसता था, और जब वो आके बसता था तो उसको गाजे बाजे के साथ समाज में लाया जाता था, सम्मान पूर्वक उसको स्थापित किया जाता था और उनकी रक्षा, उनकी समृद्धि, उनकी जरूरतों को पूरी करता था। ये कहानी है या यथार्थ है इस समाज का? राइट, हम इस समाज की बात कर रहे हैं। तो ये जो समाज है, इस समाज को केवल और केवल नेतृत्व चुनने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की, जिसको हमने चुनाव व्यवस्था या लोकतंत्र या इलेक्शन प्रक्रिया या सीक्रेट बैलेट। अच्छा, सीक्रेट बैलेट आदमी के ऊपर विश्वास को सुनिश्चित करता है या खत्म करता है? हेलो, ये जो सीक्रेट बैलेट डालते हैं ना, छुपा के वोट, चोरी ना हो जाए, वोट चोरी ना हो जाए। अरे वोट चोरी कैसे होगी? क्योंकि आपको छुपा के वोटिंग करनी है, तो छुपा के वोटिंग करनी है तो उसको चोरी किया जाना आवश्यक है। तो उसको सीक्रेट करना ही उसका चोरी होना आवश्यक है। और जो वो चोरी कर रहा है उसके लिए हमें कौन चोरी करेगा? तो अगर गांव में इलेक्शन हो, जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा, ठीक है, मशीनों से नहीं गढ़ी जाएगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी कि जो भी योग्य हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी योग्य प्रतिनिधि हैं, समाज के सामने होंगे और लोग खुल के उनका क्या करेंगे? इलेक्शन करेंगे या सिलेक्शन करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। तो वोट चोरी, वाद प्रतिवाद और इलेक्शन युद्ध, इलेक्शन कूटनीतियां, मैनिपुलेशन संभव है? नहीं है। तो ये क्यों संभव है? क्योंकि हमने अपने संविधान में इस समाज की परिस्थितियों को, इतिहास को, समझ को टोटली इग्नोर करके हमने यूरोप से बनाया एक संविधान, एक प्रक्रिया दी जिसकी यहां कोई जरूरत ही नहीं थी, और आज हम उसको भोग रहे हैं। तो जनता सरकार मोर्चे की पहली चुनावी प्रक्रिया में पहला समझ है कि हमें इलेक्शन को सिलेक्शन में बदलना है। हमें इलेक्शन को सिलेक्शन में बदलना, वो हमारे स्वराज का एक अहम पहलू है। परंतु स्वराज में बदलने से पहले हमें अपने समाज में योग्य नेतृत्व पैदा करना होगा, जो नारों से नहीं, मैनिपुलेशन से नहीं, झूठ से नहीं, धन से नहीं, चोरी से नहीं, परंतु अपनी समझ, समाधान और योग्यता से समाज के सामने प्रस्तुत होगा कि समाज की मैं सारी की सारी समस्याओं और समाज की क्षमताओं को समझता हूं, समस्याओं को मैं दूर करूंगा और क्षमताओं का मैं विकास करूंगा। उसको प्रस्तुत होगा। क्या ऐसे नेता, ऐसे योग्य व्यक्ति को तैयार करने की कोई व्यवस्था हमारे एक भी गांव, एक भी शहर, एक भी कस्बे में या एक भी इंस्टीट्यूशन में कहीं है?
तो हमने क्या किया कि समाज का नेतृत्व संभालने वाले लोगों की जो जिम्मेदारी, जो सबसे लुच्चा, सबसे अविश्वसनीय, सबसे मैनिपुलेटर, जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के ऊपर हमने सौंप देंगे तो हमारे समाज का क्या हाल होगा? वही होगा जो हो रहा है। तो जनता सरकार मोर्चा कह रहा है कि व्यक्ति निर्माण, नेतृत्व निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म, पर्यावरण की, जल जंगल जमीन की संपूर्ण जिम्मेवारी अगर गांव को संभालनी है तो उसकी पूर्ण समझ भी गांव के हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। राइट? तो उसके लिए अगर ये समाज हमको वो शिक्षा नहीं दे रहा, वो स्वास्थ्य नहीं दे रहा, वो न्याय व्यवस्था नहीं दे रहा, राइट, और वो अवसर नहीं दे रहा, वो समझ नहीं दे रहा, वो अनुभव नहीं दे रहा, तो इस अनुभव का निर्माण, इसकी जो व्यवस्था है, हम गांव गांव करेंगे। ये जनता सरकार मोर्चे का आह्वान और आंदोलन है। और उसकी एक छोटे से छवि के रूप में हम यहां हैं। तो हम क्या इस देश के ग्राउंड में जुड़े हुए हर मुद्दे की बात कर रहे हैं? क्या हम सत्ता विरोध में खड़े हैं? क्या हम किसी पक्ष के विरोध में खड़े हैं? हां, क्या हम किसी धर्म के विरोध में खड़े हैं? क्या हम किसी व्यक्ति के विरोध में खड़े हैं? नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े, हम केवल व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि व्यवस्था या तो होती है या नहीं होती। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी केवल और केवल शासन है, अभी केवल और केवल मैनिपुलेशन है। हम उसको सुव्यवस्था में बदलना चाहते हैं। और हमारी व्यवस्था की परिभाषा यह है कि व्यवस्था प्रकृति में भी होगी। पहले व्यवस्था कहां होगी? प्रकृति में। और फिर व्यवस्था किस में होगी? मानव में, जन में। तो प्रकृति की व्यवस्था की परिभाषा क्या है? कि जल, जंगल, जमीन और जानवर नैसर्गिक रूप में अपनी प्राकृतिक तरीके से पैदा होते रहेंगे, जीते रहेंगे और पल्लवित होते रहेंगे। इसको सुनिश्चित करना, उनकी सुरक्षा और संवर्धन को सुनिश्चित करना, नदियों को बहने देना, यह हमारा काम है। पानी को बरसने देना और जमीन में उतरने देना, फलों को, पौधों को, घास को, जीव जंतुओं को पनपने देना, यह हमारा प्रकृति के चक्र को सुनिश्चित करना, सहज करना, बड़े बने रहना, यह हमारा पहला काम है। और इसके विरुद्ध में जो भी मानवीय कृत्य हम व्यवस्थाएं हैं, हम उसको सुधारना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। और उसकी जगह मानव के साथ कैसे जिएगा, उसके लिए कैसी शिक्षा होगी, कैसा स्वास्थ्य होगा, कैसा न्याय होगा, कैसा धर्म होगा, कैसी राजनीति होगी, हम ऐसी राजनीति का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति की पूर्ण संभावनाओं का पूर्ण विकास हो सके, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और प्रकृति की जिम्मेवारी को संभाल सके, उसका वहन कर सके और उसको आने वाली पीढ़ियों तक लगातार अबाध रूप से, निर्वाह रूप से आगे बढ़ाता रहे। हम ऐसी जन व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। यह जनता सरकार मोर्चे का आह्वान है। क्या इसमें कोई राजनीति है? क्या इसमें कोई विरोध है? हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम केवल व्यवस्था के पक्ष में हैं। यह समझ हमारी क्या पूरी हो गई है? क्या यह समझ, यह हमारा मोटा मोटा विजन है, क्या यह पूरा हो गया है? नहीं। इसलिए हम यहां आए हैं क्योंकि भारत 150 करोड़ लोगों का इतना विशाल देश है। उसको कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक पार्टी, कोई एक समुदाय इन 150 करोड़ लोगों का निर्णय या समझ नहीं ले सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 150 करोड़ लोगों की अगर व्यवस्था करनी है तो उनको समझना पड़ेगा, उनके साथ संवाद करना पड़ेगा। तो हमें गांधी को भी समझना है, इसलिए हम यहां आए, इसलिए प्रशांत जी यहां बैठे। अगर हम छत्तीसगढ़ को जानना चाहते हैं, अगर आदिवासी को जानना चाहते हैं, हमें छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, हमें बिरसा मुंडा को समझना पड़ेगा, हमें वहां के भाइयों के साथ
बहनों के साथ बैठना पड़ेगा, राइट। हमें यहां के कामगारों के साथ बैठना पड़ेगा, कलाकारों के साथ बैठना पड़ेगा, आर्टिस्ट के साथ बैठना पड़ेगा, विद्वानों के साथ बैठना पड़ेगा, गुणीजनों के साथ बैठना पड़ेगा, और उन सबकी जो सामूहिक समझ का जो अर्क है उसको लगातार हमें निचोड़ता रहना पड़ेगा, उसको व्यवस्था के रूप में विकसित करना पड़ेगा, राइट। तो यह क्या ये प्रयास कभी पूरा होगा? ये निरंतर, ये हारने जीतने वाली लड़ाई नहीं है, ये खेल में बने रहने की, लगातार संवाद करने की, लगातार सीखते रहने की, और लगातार आगे बढ़ने की, और लगातार एक दूसरे को सहयोग करने की, और सबको आगे बढ़ाने की, और खुद जीतने की, और सबको जिताने की लड़ाई नहीं है, प्रक्रिया है। और ये आज के समाज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर ये भारत की जरूरत है तो ये पाकिस्तान की भी जरूरत है, ये अमेरिका की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये मुल्क जी रहे हैं, तो अगर वो ऐसे ही जीते रहे तो वैसा गांधी जी ने कहा है, अगर माइट इज द राइट, तो किसी की आंख के बदले आंख करोगे तो इस दुनिया में केवल सब अंधे होंगे। और हम इस समय अंधों के समाज में, बहरों के समाज में, गूंगों के समाज में हम जी रहे हैं, और वो कन्वर्ट हो गया है। तो गांधी जी ने कहा है कि नहीं, समाज का पहला है कि सबकी सारी आंखें, सारे कान, सारे नाक, सारे हृदय, सारे दिमाग खुले रहे, सुरक्षित रहे, खुलते रहे और विकसित होते रहे। वैसी व्यवस्था का आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वो भारत का संविधान के अधीन चल रही है, और भारत के संविधान में 28वां संशोधन हुआ 29/8/1972 को। ये कोई भी तारीख नहीं सुनते हो आप? जी, भारत के संविधान में 29/8/1972 को 28वां संशोधन हुआ। 28वां संशोधन में ये तय किया गया कि क्राउन के अधीन जो अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, और अंग्रेजों की सरकार चल रही थी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने विक्टोरिया रानी बनी 1977 में, और 1940 के अंदर 1840 में जो सिक्का था, विक्टोरिया जवान थी और एक बुढ़ी विक्टोरिया थी। तो ये 28वां संशोधन हुआ, और उसमें ये तय किया गया कि सभी जो भारत सरकार की सेवा के अधीन रहेंगे, मोदी सरकार भी भारत सरकार की सेवा में, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लेकिन ये व्यवस्था है, ये जनता सरकार मोर्चा को मैदान में क्यों आना पड़ा? क्योंकि खटमल और मच्छर जैसे लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं, वही इसकी धार नहीं लगने देते धार, और उसी ने धर्म का सहारा, ये जो मच्छर और खटमल जैसे लोग हैं, इन्हीं लोगों ने धर्म का सहारा लेकर अपने को इस इंडिया में बचाया है। और इंडिया दैट इज भारत और शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये व्यवस्था परिवर्तन में माल नौकर है ना नौकर, उसने मालिक का रूप ले लिया, और मालिक को कान पे लात मार के उसको गिरा दिया, वो भी कोमा में है, कोमा में। तो उसका जनता सरकार मोर्चा जो भी ये बीड़ा उठाया है, इसलिए अपने को सत्य बात करना पड़ेगा। कल पलारा साहब ने बोला झूठ नहीं बोलना, बस ये झूठ सबसे बड़ा सत्य है, 4 लाइन सत्य में जयते।
और ये आगे देखो तो इतिहास गवाह है। और वर्तमान में सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। राजा हो या रंग, सबको मरना है। राजा और रईत का संबंध बाप बेटे का रहता है। रैयत में किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो उसका निवारण राजा करता है। कलेक्टर है ना जिले का राजा। लेकिन अभी कोई तकलीफ आ जावे ना, वो कलेक्टर राजा है, लेकिन राजा तो सब गए। 29/8/1972 को संविधान में संशोधन हुआ, राजाओं का प्रीरी पर्स भी गायब हो गया। इसलिए ये जनता सरकार ने, मोर्चा ने बीड़ा उठाया। ये राजीव जी हमारे गांव में आते थे, वर्धा आश्रम से हमारे गांव राजस्थान में सांचोर है, पथमेड़ा गौशाला, उसका प्रोग्राम होता था। एक तो आते थे राजीव जी दीक्षित और एक आते थे राजकोट के प्रांसला के धर्म बंधु जी। उन दोनों की कुटिया थी। मैं जाता था, उनको समझाता था। मैंने कहा इस तरह से काम होने वाला नहीं। सबसे बड़ा इस देश का घोटाला किया है ना, तो ये कलम ने किया। कलम कलम करते हैं नहीं, किसी के काय का मुंह लगा दिया, किसी के काय का लगा दिया। A for a person, B for by, C for command, D for delivery। 10 अल्फाबेट है वो पढ़ाई। अभी शिक्षा है ना, शिक्षा ही फेल है, बस पढ़ाई फेल है और सब व्यवस्था ही फेल है। रोटी का जमाना पाँव ने ले लिया, कॉटन का जमाना ये 80-20 और इसने ले लिया। जो पैदल चलते थे आज सब जगह रोड बन गए। बरसात आती है, गांव के गांव डूब रहे। पानी कहां जाएगा? पानी का निकाल होना चाहिए कि नहीं? इतना नुकसान हो रहा बिहार में, उधर बरसात आती है सब जगह, झारखंड में। अगर अब ये रोड नहीं होगा ना, रोड, तो अगर पानी जाएगी ना, पानी जाएगा ना, तो वो कटाव होगा, नीचे जाएगा 1 इंच 2 इंच फुट 2 फुट। अगर ये बिल्डिंग भी उसके साइड में खड़ी होगी तो इसको नुकसान नहीं आएगा। लेकिन जमीन है ना, जमीन, ये जमीन कटाव होगा। और सबसे पहले 1950 के बाद में इन लोगों ने, मेरे पास में एक टिकट है, उस समय स्वस्थ इंडिया की टिकट है मेरे पास में। एक आना है भाई और पुरुष का, वो होली का पिचकारी छोड़ते हैं ना, वो मेरे पास में टिकट है विकास के नाम पे। अभी क्या हो रहा है, स्वच्छ भारत, हर नोट पे लिखा है स्वच्छ भारत। अरे जब 1950 की टिकट है ना, उस पे लिखा है स्वस्थ इंडिया, तो बीमार कैसे हुआ? हाँ, विकास के नाम पे विनाश करने की योजना के अनुरूप बनाए गए के अधीन किए गए व्यापार में हुए नफा नुकसान का मैंने, प्रणब मुखर्जी था, उससे हिसाब मांगा था। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सत्य संस्कृति को विकास के नाम पे विनाश करने की योजना के अनुरूप बनाए गए एक्ट के अधीन किए गए व्यापार में हुए नफा नुकसान का मुझे हिसाब दो। क्योंकि जिस ऐश्वर्य धन को रिजर्व बैंक की कस्टडी में गिरवी रख के तुम लोग प्रोमोशनी नोटों से ये सरकार चला रहे हो, वो ऐश्वर्य धन मेरे बाप दादा की निजी संपत्ति है और उसका उत्तराधिकारी मैं पूरी विभाग में मेरी एप्लीकेशन गई 03336 नंबर का
शिफ्ट आई मेरे पास में, ये सिटीजन गवर्नमेंट चल रही। तो कि सत्य संस्कृति मानव समाज की मौत का सौदा करने वाली जुडिशियल न्याय प्रणाली आज की जो सेशन का आपका आप देखेंगे ये संशोधन हुआ जी सभी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसर है जी। और बाकी तो कहने को तो फलाना जी ने कल बोल दिया, 24 घंटा बोल कर जी। आभार, थैंक यू। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। खूब होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, तो सचिन कहाँ गया?